हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन मैथ्स क्लास। बेटा लास्ट क्लास तक अपन चैप्टर नंबर 6 कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो चैप्टर 6 जो लीनियर इनइक्वालिटीज था वो कंप्लीट किया, और उससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर लास्ट में अपन जो कल तक किया है वो लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वालिटीज जो चैप्टर है उससे रिलेटेड एक चैप्टर 12th में अपने को मिलना है, बता रखा है आपके लिए। कंप्लीट प्रोसेस पूरा यही होना है कि जैसे आपने यहाँ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया, तो 12th में भी एक सिस्टम मिलेगा लीनियर इनइक्वालिटीज को, उसको सॉल्व करना है। तो इतना पार्ट तो हूबहू 12th में काम आना है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आज रिवाइज कर लें। कहीं कोई किसी का डाउट हो तो मेरे से पूछ लें, किसी का कोई डाउट बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और ऐसा समझ लीजिए कि इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम छोड़िए, बाकी कोई भी एग्ज़ाम ले लो, इंजीनियरिंग का ही नहीं, कोई भी एक एग्ज़ाम ले लें कंपटीशन का जिसमें ये चैप्टर नहीं आता हो, सभी में आता है। हर कंपटीशन एग्ज़ाम में ये चैप्टर इंक्लूड है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चाहे वो सिविल का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, कैसा भी हो, ठीक है। हर एग्ज़ाम में ये जो चैप्टर है जो अपने पढ़ने जा रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चैप्टर है अपना 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमचय एंड संचय। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय एंड संचय। क्रमचय और संचय। चलिए, तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है समझना है अपने को, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले तो ये समझ लें, ये चैप्टर टोटली डिपेंड ऑन काउंटिंग। इस चैप्टर का मतलब काउंटिंग से, अगर आपको काउंटिंग अच्छे से आती है चैप्टर आता है, और मैं समझता हूँ काउंटिंग तो शायद सभी को आती होगी, ठीक है। यहाँ सिर्फ काउंटिंग का खेल है, लेकिन इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो समझना पड़ेगा वो है बेटा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा क्रम गुणित, लेकिन अपन फैक्टोरियल ही बोलेंगे सभी। तो फैक्टोरियल है क्या, तो देखते चले यहां पर। जैसे मैंने यहां लिखा n और ये साइन लगा दिया, ठीक है। या इसको यूं भी अपन लिख सकते हैं n और ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया, क्लियर। तो इसको क्या रीड करते हैं अपन, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, क्लियर। ये जो साइन है आपकी बुक में इस तरह से लगा मिलेगा, जबकि मैं यूं यूज करूंगा तो दोनों ही फैक्टोरियल के साइन है। तो इसको रीड क्या किया जाता है, n फैक्टोरियल, और इसको भी n फैक्टोरियल। जैसे मैंने यहां लिखा ये 5, तो इसको क्या पढ़ेंगे 5 फैक्टोरियल। मतलब क्या है इसका वो देखेंगे अभी। तो पहले तो रीड करना समझ में आना चाहिए। इसको क्या कहा जाएगा बेटा, 5 फैक्टोरियल, क्लियर। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या वो मैं बता रहा हूं यहां पर, कि जैसे फैक्टोरियल n लिखा है, तो फैक्टोरियल n का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्लियर, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट फैक्टोरियल n, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, ओके। चलिए, तो फैक्टोरियल n का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे मैं एग्जांपल लूं फैक्टोरियल 5 यानी 5 फैक्टोरियल, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट यानी 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई करें जरा, तो 5 4 जा 20, 6 जा 120, क्लियर। उसी तरह से कहीं लिखा है बेटा फैक्टोरियल 4, मतलब हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 8, सॉरी 12 2 जा 24। इसी तरह से कहीं लिखा है फैक्टोरियल 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से लेकर 8 तक का प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, ओके।
और उसी तरह से बेटा अगर कहीं लिखा है फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 का मतलब 10 से लेकर 1 तक की प्राकृतिक संख्या यानी 1 to 10 तक का, ठीक है। तो 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 4 3 2 1। उसी तरह से अगर फैक्टोरियल 20 लिखा हुआ है बेटा, तो 20 का मतलब भी हो गया बेटा 1 to 20 तक का प्रोडक्ट, ठीक है। यानी 20 फिर एक कम करेंगे 19, फिर एक कम करेंगे 18, 17 के बाद 16 से लेकर कब तक, अप टू 3 2 1 तक, ओके। 100 फैक्टोरियल है जैसे, इसका मतलब क्या होगा बेटा 100 फिर एक कम 99, 98 से लेकर कब तक, जब तक 3 2 1 नहीं आ जाए, ओके। उसी तरह से अगर अपन जनरल बात करें फैक्टोरियल n है, तो फैक्टोरियल n का मतलब क्या होगा बेटा, n इंटू एक कम करेंगे n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 कब तक, 1 तक, 3 2 1 तक, ओके। तो n फैक्टोरियल का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे नोट डालते हुए फैक्टोरियल 0, तो फैक्टोरियल 0 का मतलब कितना होगा 1, याद रखना ये, ठीक है। उसके बाद ये जो फैक्टोरियल n है, तो फैक्टोरियल n तभी डिफाइन होगा, फैक्टोरियल n जो है, जैसे 0 का मतलब मैंने क्या बताया अभी 1 है, फैक्टोरियल का मतलब समझ गए होंगे। उसी तरह से फैक्टोरियल n क्या होगा, ये फैक्टोरियल n डिफाइन कब होगा, तो ये n फैक्टोरियल डिफाइन तभी होगा, लिखेंगे इट इज डिफाइंड defined only when n is a natural numbers, ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर बोल दीजिए। क्लियर, तभी अगर कहीं यूं लिखा मिल जाए बेटा -n तो नॉट डिफाइंड, क्लियर। और अगर कहीं यूं लिखा मिल जाए 1/2 फ्रैक्शनल n/2 3/2 तो नॉट डिफाइंड, क्लियर। और इसी तरह से जैसे कहीं यूं लिखा मिले बेटा फैक्टोरियल 10 है जैसे, ठीक है, तो जरूरत पड़ने पर इस फैक्टोरियल, पहले तो इतना नोट करिए फिर बताते हैं, ये नोट कीजिए। चलिए फिर आगे, जैसे कभी यूं लिखा मिले बेटा कि फैक्टोरियल 10 है, तो इतना तो जानते ही हैं कि 10 से लेकर यानी 1 से लेकर 10 तक का प्रोडक्ट हुआ, तो जैसे रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट क्वेश्चन बताएगा, तो आप इसको इस तरह से शो कर सकते हो कि 10 into 9 into फैक्टोरियल 8, या 10 into 9 into 8 into फैक्टोरियल 7, या 10 into फैक्टोरियल 9, जैसी रिक्वायरमेंट हो। उसी तरह से बेटा अगर कहीं यूं लिखा मिला फैक्टोरियल n+1, तो n+1 फैक्टोरियल का मतलब हो गया बेटा 1 से लेकर n+1 तक का प्रोडक्ट। तो एक एक कम करते चले जाएंगे, कब तक करते जाएंगे, जब तक 1 नहीं आ जाए। तो n+1 फर्स्ट नंबर, अगला क्या हो जाएगा, एक कम करेंगे तो n, फिर अगला एक कम करेंगे n-1, फिर नेक्स्ट n-2 अप टू 3 2 1, ओके। उसी तरह से बेटा कहीं यूं लिखा मिल जाए अगर अपन को 2n+1 या ओनली 2n फैक्टोरियल 2n, तो इसका मतलब हो गया बेटा 1 से लेकर 2n तक का। तो फर्स्ट नंबर 2n, फिर एक कम किया 2n-1, फिर एक कम किया 2n-2, फिर एक कम किया 2n-3 अप टू 3 2 1 तक, जब तक 1 नहीं आ जाए, ठीक है। उसी तरह से बेटा यहां लिखा है कहीं 2n-1, ठीक है। तो 2n-1 को आप यूं लिख सकते हो 2n-1, फिर एक कम करेंगे 2n-2, फिर एक कम करेंगे 2n-3 अप टू 3 2 1।
ओके, तो फैक्टोरियल अच्छे से समझ चुके होंगे। अब ये जो फैक्टोरियल है ये यहाँ तो काम आएगा ही आएगा इस चैप्टर में, फिर लास्ट में एक प्रोबेबिलिटी नाम से चैप्टर होगा, वहां भी काम आना है, तो बहुत ध्यान से समझते चलेंगे। कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपसे यूं कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 6 या फैक्टोरियल 4, यूं पूछा जा रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप क्या करोगे, ये जो फैक्टोरियल 8 है इसको यूं लिख सकते हो आप कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, या इसको 5 कर दीजिए, चलिए फैक्टोरियल 5 और माइनस फैक्टोरियल 5। अब आपको दिख रहा है दोनों टर्म में से फैक्टोरियल 5 को कॉमन ले तो ब्रैकेट में बचेगा बेटा 8 इंटू 7 इंटू 6 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 5। क्लियर? इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा बेटा ये 42, 8 इंटू 42 माइनस 1 और यहां 5 4 3 2 1। 8 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 8 2 16, 3 3 6 माइनस 1 और यहां 5 4 20 और इंटू 6 120। ओके, चलिए 3 3 6 में से 1 गया तो क्या बच गया 3 3 5, ध्यान रखेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और इंटू 120। ओके, मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर आ चुका होगा। उसी तरह से बेटा अगर कहीं यूं लिखा मिल जाए कि फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7, इसको सॉल्व कीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे बेटा फैक्टोरियल 10 को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 और अपॉन फैक्टोरियल 7। तो 7 से ये 7 कैंसिल हुआ, क्या बच गया बेटा अपने पास 10 9 जा 90 और 19 8 जा कितना हो जाएगा 720। क्लियर? उसी तरह से बेटा एक क्वेश्चन यूं मिले अगर अपन को कि इफ फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल, इसको कर दीजिए बेटा फैक्टोरियल चलिए 10 ही रहने दीजिए और यहां फैक्टोरियल 11 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 10। क्लियर? यूं दे रखा है इफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप क्या करेंगे बेटा, यूं लिख सकते हो क्या इसको, और यहां पर भी बेटा साथ ही साथ फैक्टोरियल 5 भी लिख दो, ठीक है। चलिए तो अब ये आ गया बेटा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 10 और इसको लिख सकते हैं बेटा 6 इंटू फैक्टोरियल 5 और 11 को 11 इंटू फैक्टोरियल 10 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 10 या 10 फैक्टोरियल इंटू x। अब आपको दिख रहा है LHS से बेटा 5 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल कॉमन है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल को कॉमन लिया तो यहां से 1 माइनस 6 अपॉन 11 यही बचेगा ना, इज इक्वल टू बेटा 5 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू x। ये कैंसिल हुआ और ये रह गया बेटा 11 माइनस 5 यानी 5 अपॉन 11 इज इक्वल टू x। ये आंसर हो गया, यानी x इज इक्वल टू 5 अपॉन 11। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, फटाफट नोट करिए। चलिए बेटा फिर आगे चलते हैं। फैक्टोरियल के बाद ये जो 7.2 एक्सरसाइज है ये कंप्लीट फैक्टोरियल से रिलेटेड है।
और ये जो क्वेश्चन अभी जो एग्जांपल्स अपन ने किए थे इसी टाइप के क्वेश्चन है उसमें। तो 7.2 कंप्लीट करेंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन है केवल और सभी में फैक्टोरियल को ही कैलकुलेट करना है। तो आगे चलते हैं। तो अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, बहुत ध्यान से समझना। एक सेकेंड बता देखिए बेटा, अगला टॉपिक है अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जो काउंटिंग है बेटा वो 2 प्रिंसिपल है अपने पास। एक तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। क्लियर? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब हो गया बेटा गणनाओं का आधारभूत सिद्धांत। हिंदी मीडियम वाले मेरे सुन के लिख लेंगे कि गणनाओं का आधारभूत सिद्धांत। तो 2 प्रकार के सिद्धांत हैं, गुणन का सिद्धांत और योग का सिद्धांत, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का और एक एडिशन का। अब ये है क्या, तो ऐसे से पहले मैं लिख दे रहा हूं फिर एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल द्वारा। तो जैसे बेटा 2 इवेंट है कोई भी, ठीक है, एक इवेंट E1 है और एक इवेंट E2 है, यानी 2 घटनाएं हैं कोई भी, एक E1 घटना है और दूसरा E2 घटना है। समझ लें अच्छा एक बार इस तरह से कि जैसे ये जयपुर है, ठीक है, और ये दिल्ली और ये मुंबई, ठीक है। तो जयपुर से दिल्ली जाने के 3 तरीके हैं बेटा। एक तो बाई प्लेन जाना, बाई बस जाना, ठीक है, और एक बाई ट्रेन जाना। ओके, जयपुर से दिल्ली जाने के कितने वेज हो गए? 3 वेज, बाई प्लेन, बाई बस, बाई ट्रेन। और दिल्ली से मुंबई जाने के 2 ही है वेज, सपोज डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए बाई प्लेन और बाई ट्रेन। ओके, तो आपसे मैं ऐसा कहूं कि एक टास्क दिया गया अपने को कि आपको जयपुर से मुंबई जाना है बट दिल्ली होते हुए जाना है। क्लियर? तो जयपुर से मुंबई जाने का जो ऑपरेशन है, जो टास्क है, जो इवेंट है, वो कब कंप्लीट होगा? जब पहले आप दिल्ली जाएंगे फिर दिल्ली से मुंबई जाएंगे। ओके, तो जयपुर से मुंबई जाने के बीच में 2 इवेंट कंप्लीट होने चाहिए। एक तो जयपुर से दिल्ली जाना, एक इवेंट, एक घटना, दिल्ली से मुंबई जाना दूसरा इवेंट यानी दूसरी घटना। तो जयपुर से मुंबई जाने के लिए 2 घटनाओं का होना जरूरी है, दिल्ली जाने वाली और एक दिल्ली से मुंबई जाने वाली। क्लियर? तो जयपुर से दिल्ली जाने वाली ये जो घटना है, इस घटना को अपन इवेंट E1 कह दें। इवेंट E1, जर्नी फ्रॉम जयपुर टू मुंबई। क्लियर? और दिल्ली से मुंबई जाने वाली ये जो घटना है इसको बोलते हैं अपन इवेंट E2। इवेंट E2 कौन सी घटना हो गई? जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। क्लियर? अब इस इवेंट जयपुर से दिल्ली जाने के 3 तरीके हुए। आप ऐसा कह सकते हो कि इस E1 घटना के घटित होने के, E1 के अकर होने के कितने वेज हो गए, कितने तरीके हो गए? 3 तरीके। जैसे अपन जयपुर से दिल्ली बाई प्लेन गए तो भी आपने कहा कि E1 हो गया, कंप्लीट हो गया, E1 घटित हो गया, E1 अकर हो गया। बाई बस गए तो भी क्या कहेंगे? E1 अकर हुआ, E1 घटित हुआ, यानी जयपुर से दिल्ली तो जा ही रहे। E1 का मतलब जर्नी फ्रॉम जयपुर टू
फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, और ये फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। क्लियर? तो आप ऐसा कह सकते हो कि इवन इवेंट के अकर होने के 3 वेज है। क्लियर? नंबर ऑफ वेज टू अकरेंस ऑफ इवेंट E1 इज इक्वल टू 3। क्लियर? प्लेन से जाना या ट्रेन से जाना या बस से जाना। ओके? और इस इवेंट E2 के अकर होने के कितने वेज हैं? नंबर ऑफ वेज टू अकरेंस ऑफ इवेंट E2 इज इक्वल टू 2। यानी घटना E1 के घटित होने के प्रकार 3 और E2 के घटित होने के प्रकार 2, या तो प्लेन से या ट्रेन से। ओके? चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई। 2 इवेंट है, दोनों के अकर होने के बेस अपने को पता है। अब आपसे मैं कहूं कि जो दिल्ली से मुंबई जब अपन जाएंगे तो उस दरमियान E1 भी अकर होना चाहिए और E2 भी अकर होना चाहिए। तो E1 और E2 एक साथ अकर होंगे तभी अपन जयपुर से मुंबई जाएंगे। क्लियर? ऐसा नहीं है कि E1 अकर हो ही नहीं रहा और E2 अकर हो जाए। यानी जब दिल्ली नहीं पहुंचेंगे तो मुंबई कैसे पहुंच जाएंगे? तो मुंबई जाने के लिए जरूरी है कि E1 भी होना चाहिए और E2 भी होना चाहिए। क्लियर? तो अगर मैं आपसे कहूं कि जब E1 के अकर होने के वेज 3, E2 के अकर होने के वेज 2, दोनों एक साथ अकर हो रहे हैं, यानी दिल्ली भी जाना है, दिल्ली से मुंबई भी जाना है, तो दोनों के एक साथ अकर होने के टोटल वेज कितने हो जाएंगे? तो आप देखें किस तरह से पता चलना है। तो टोटल वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू अकरेंस ऑफ इवेंट्स E1 एंड E2 टुगेदर, यानी दोनों के एक साथ अकर होने के टोटल वेज। कैसे? बाई प्रैक्टिकल देखेंगे। सपोज, आगे तो लास्ट में एक मेथड मिलेगा उससे करेंगे। सपोज जयपुर से दिल्ली जाना बाई प्लेन, ठीक है? तो दिल्ली से मुंबई भी बाई प्लेन, एक बेस। क्लियर? या क्या हो सकता है बेटा? जयपुर से दिल्ली गए आप बाई प्लेन और यहां चले गए बाई ट्रेन, दूसरा वे। क्लियर? फिर जयपुर से दिल्ली तो गए बेटा बाई बस और दिल्ली से मुंबई चले गए बाई प्लेन, थर्ड वे। क्लियर? और यहां देख लेंगे फिर जयपुर से दिल्ली तो बाई बस गए और दिल्ली से मुंबई बाई ट्रेन चले गए, फोर्थ वे। अरे समझ पा रहे हो ना? एक सेकंड देखो, स्क्रीन में आ रहा है पूरा, एक सेकंड बेटा। चलिए, इसके बाद सपोज बेटा जयपुर से दिल्ली बाई ट्रेन गए और यहां दिल्ली से मुंबई बाई प्लेन चले जाए, नेक्स्ट में। और जयपुर से दिल्ली ट्रेन से ही गए और यहां पर भी ट्रेन से चले गए, तो नेक्स्ट यानी लास्ट वे 6। तो टोटल वेज कितने हुए बेटा? 1 2 3 4 5 6, यानी जयपुर से मुंबई जाने के कुल कितने तरीके हो गए? 6 तरीके। क्लियर? तो जयपुर से मुंबई जाने का जो टास्क था वो कितने तरह से कंप्लीट हो रहा है? 6 तरह से कंप्लीट हो रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि E1 और E2 के एक साथ अकर होने के टोटल वेज 6 आ रहे हैं। और वो 6 कैसे आ रहे हैं? एक तो आपने यूं प्रैक्टिकल करके देख लिया, और एक आप ऐसे भी कर सकते थे 3 × 2 6, यानी दोनों इवेंट्स के अकर होने के वेज का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोनों के एक साथ अकर होने के वेज मिल जाएंगे, यानी E1 के अकर होने के वेज इंटू E2 के अकर होने के टाइम्स।
का जो रिजल्ट आएगा वो दोनों के एक साथ अकर होने के बराबर होगा। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू अकरेंस ऑफ इवेंट्स E1 एंड E2 टुगेदर इज इक्वल टू 3 into 2 is equals to 6। क्लियर, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं अब जनरल कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन में क्या है कि अगर कोई इवेंट E1 और E2 दो इवेंट है, ठीक है, जैसे यहां E1 और E2 थे, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो E1 के अकर होने के बेस इफ नंबर ऑफ वेज टू अकरेंस of event E1 is equals to m base। ठीक है, E1 के अकर होने के तरीके कितने हो गए, m, यानी m का मतलब 3, 4 है तो 4, 5 होगा तो 5। ठीक है, एंड नंबर ऑफ वेज टू अकरेंस ऑफ इवेंट E2, ठीक है, इज इक्वल्स टू m। जैसे यहां m का मतलब 2 हो जाएगा, तो दोनों के एक साथ अकर होने के बेस, देन टोटल number of ways to occurrence of E1 and E2। इस एंड को जरूर ध्यान से सुनेंगे, यानी दो इवेंट्स के बीच में या तीन इवेंट्स के बीच में, चार के बीच में, ज्यादा के बीच में एंड आ रहा है, इसका मतलब दोनों एक साथ अकर हो रहे हैं। ठीक है, तो E1 and E2 इज इक्वल टू m into n into and so on। ओके, बात समझ में आ गई ना। तो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रिंसिपल है वो कब यूज होगा, जब दो या दो से अधिक जो इवेंट होंगे वो एक साथ अकर हो रहे हों। जैसे मैंने कहा एक कॉइन को टॉस किया 3 बार, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम टॉस करना एक इवेंट, तो फर्स्ट टाइम जब आपने टॉस किया तो कितने रिजल्ट आएंगे, 2। नहीं, फर्स्ट टाइम टॉस करने के टोटल जो रिजल्ट आ रहे हैं, टोटल जो वेज आ रहे हैं, टोटल जो चॉइसेस आ रही हैं वो 2 आ रही हैं। क्लियर, अगली बार अगर आपने टॉस किया तो दूसरा इवेंट बोलते हैं उसको, तो दूसरे इवेंट की भी चॉइसेस कितनी हो जाएंगी, 2, हेड टेल। तीसरी बार टॉस किया तो भी चॉइसेस कितनी हो जाएंगी, 2 ही होंगी, हेड एंड टेल। तो आपने देखा कि अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं, पहली बार टॉस करना E1 एक इवेंट, दूसरी बार टॉस करना E2 दूसरा इवेंट, तीसरी बार टॉस करना E3, और E1 के अकर होने के वेज भी 2, E2 के अकर होने के वेज भी 2, E3 के अकर होने के वेज भी 2। और अगर तीनों कॉइन को एक बार टॉस कर दिया एक साथ, भाई जब एक कॉइन को 3 बार टॉस करें या 3 कॉइन को एक बार टॉस कर दिया जाए तो सेम रिजल्ट आएंगे। कितने रिजल्ट आएंगे, 2 into 2 into 2, क्योंकि तीनों सिक्के एक साथ उछाले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले पर हेड आया तो दूसरे पर नहीं आ सकता, यानी तीनों इवेंट जो है, पहली बार उछालना, दूसरी बार उछालना, तीसरी बार उछालना, ये तीनों इवेंट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। क्लियर, इंडिपेंडेंट है। तो जहां इंडिपेंडेंट वर्ड आ जाए, जहां इवेंट इंडिपेंडेंट हो जाए, वो एक साथ अकर हो सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर भी तो ये इंडिपेंडेंट था, ऐसा थोड़ी क्या रखा है कि अगर यहां से प्लेन से जाएंगे तो यहां प्लेन से नहीं जा सकते, ऐसा कहीं बाउंडेशन नहीं है। या बस से जाएंगे तो यहाँ ट्रेन से नहीं जा सकते, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये इवेंट और ये इवेंट दोनों इंडिपेंडेंट है, ये भी किसी भी तरह से जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी किसी भी तरह से जा सकते हैं, इसलिए दोनों एक साथ अकर हो रहे हैं। तो जहां इवेंट्स एक साथ अकर हो, अर्थात वो इंडिपेंडेंट हो, उनके बीच में एंड आ रहा हो, ये जो एंड वर्ड का यूज किया जा रहा हो, तो वहां इवेंट एक साथ अकर हो सकते हैं। तो वहां एक साथ अकर होने के टोटल वेज में क्या करेंगे, फर्स्ट के अकर होने के वेज इनटू सेकंड इवेंट के अकर होने के वेज इनटू एंड सो ऑन। तो मैंने जैसे कहा एक कॉइन को टॉस किया 3 टाइम्स, टोटल कितने रिजल्ट आएंगे, तो फर्स्ट टाइम अकर होने के वेज 2 इनटू सेकंड टाइम अकर होने के वेज 2 इनटू थर्ड टाइम अकर होने के वेज 2, तो 2 इनटू 2 इनटू 2 यानी 8। ओके, उसी तरह से मैं आपसे कहूं कि एक कॉइन को टॉस किया और एक डाइस को थ्रो किया, एक सिक्के को उछाला और एक पासे को फेंका। सिक्के को उछालना एक इवेंट हो गया, पासे को फेंकना दूसरा इवेंट हो गया। बेटा सिक्के के रिजल्ट और पासे के रिजल्ट एक दूसरे पर डिपेंड है क्या, कि सिक्के पर हेड आया तो पासे पर 5 नहीं आ सकता, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो दोनों कैसे इंडिपेंडेंट है, दोनों एक साथ अगर हो सकते हैं। ओके, तो सिक्के को जब आपने उछाला कुल रिजल्ट कितने आए, 2, यानी सिक्के को उछालने की जो घटना घटित हो रही है वो 2 तरह से घटित हो रही है, हेड
आया तो भी इवेंट इवन अकर हुआ, टेल आया तो भी इवेंट इवन अकर हुआ, यानी सिक्का तो उछला ही। ऐसी पासे को जब आप फेंकेंगे कुल रिजल्ट कितने आएंगे? 6 चॉइसेस। क्लियर? पासे को फेंकने की चॉइसेस कितनी हो जाएंगी? 6 तरह से पासे को फेंकने वाली घटना घटित हो रही है। और जब दोनों घटनाएं एक साथ घटित होंगी तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 6 दूनी 12। कैसे? एक बार देख लीजिए। जैसे मैंने यहां लिखा हेड आया या टेल आया सिक्के पर, लेकिन पासा थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर? ऐसे टेल के साथ पासे पर 1 आ सकता है, 2 3 4 5 एंड ये 6। ठीक है, तो 6 रिजल्ट ये और 6 रिजल्ट ये, टोटल 12 रिजल्ट हो गए नहीं हो गए? तो इस तरह से तो प्रैक्टिकल करके देख लिया, बट अपन को तो मालूम है पासे के रिजल्ट 2, सिक्के के रिजल्ट 6। मल्टीप्लिकेशन का जो प्रिंसिपल है उसका यूज किया तो 2 × 6 = 12। ओके, तो एक पासा और एक कॉइन को टॉस करना, एक डाइस और एक कॉइन को, डाइस को थ्रो करना, कॉइन को टॉस करने के जो इवेंट एक साथ अकर कर हो रहे हैं, टोटल के रिजल्ट कितने आ जाएंगे? 6 × 2 यानी 12। क्लियर? तो जो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये समझ में आना चाहिए। क्लियर? और अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर होता जाएगा। फिर एडिशन की बात करेंगे बेटा। अब प्रिंसिपल ऑफ एडिशन है क्या, ये सुन लें। तो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में अगर अपन देखें तो जैसे मैंने कहा कि जयपुर से दिल्ली जाना, ये 3 तरीके से अकर हो रहा है। अब अपन दूसरे एंगल से देखें तो ये प्लेन से जाना एक इवेंट। क्लियर? बहुत ध्यान से सुनना बेटा। E1 और बाई बस जाना दूसरा इवेंट E2 और बाई ट्रेन जाना तीसरा इवेंट E3। क्लियर? तो जयपुर से दिल्ली जाने के बीच में ही 3 घटनाएं घटित हो रही हैं। दूसरे एंगल से सोचते हैं तो ये E1 के घटित होने के प्रकार एक ही तो है बेटा, यानी प्लेन एक ही ऐसा मान लें तो एक तरह से घटित हो रहा है, बस भी एक है तो ये E2 घटना भी एक तरह से घटित हो रही है, ट्रेन भी एक है तो E3 घटना भी एक तरह से घटित हो रही है। क्लियर? तो E1 के घटित होने के वेज, E1 के अकर होने के वेज 1, E2 का अकर होने का वेज 1, E3 का और E2 का अकर होने का वेज भी 1। क्लियर? अब इन 3 में से कोई एक ही तो सिलेक्ट करेंगे आप, या तो बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे या प्लेन से जाएंगे, ऐसा नहीं है तीनों में बैठ के चले जाएंगे। ठीक है, तो इन 3 चॉइसेस में से किसी एक चॉइस को सिलेक्ट चूज करोगे आप। ओके, अब एक चॉइस को चूज करेंगे एक समय में, तो किसी एक को चूज करने के टोटल टाइप कितने हो जाएंगे? पहले को प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का, यहां एडिशन का यूज करेंगे। क्लियर? यानी 3 चॉइसेस होंगी ना टोटल, फर्स्ट के चूज करने के बेस, सेकंड के चूज करने के बेस, थर्ड के चूज करने के बेस, यानी 3। और आपके पास तो चॉइसेस कितनी है? 3 है, और 3 में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे। तो याद रखेंगे कि अगर E1 का आकार होने का बेस M, E2 के आकार होने का बेस N, तो दोनों में से कोई एक आकार होगा एक टाइम में, तो नंबर ऑफ वेज टू अकरेंस ऑफ इवेंट्स E1 और E2, यानी 2 इवेंट्स के बीच में और आ जाए तो यहां पर क्या हो गया? किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो नंबर ऑफ वेज टू अकरेंस ऑफ इवेंट्स E1 और E2 एट अ टाइम, एक समय में। ठीक है, एट ए टाइम इज इक्वल टू E1 के अकर होने के बेस प्लस E2 के अकर होने के बेस, यानी M प्लस N। ओके, तो यहां पर जयपुर से दिल्ली जाने के बीच में जो 3 इवेंट्स हैं, इनमें से किसी एक के द्वारा जाने के तरीके कितने हो जाएंगे? 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी आपके पास 3 चॉइसेस हैं। ओके, अब जैसे मैंने कहा बेटा एक क्लास में 5 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज हैं, एक स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है मॉनिटर के लिए। क्लियर? तो बॉयज में से सिलेक्शन करना एक इवेंट, तो बॉयज में से सिलेक्शन करने के टाइप्स कितने हो जाएंगे? 4, कोई सा एक हो सकता है। गर्ल्स में से सिलेक्ट करने का दूसरा इवेंट E2, कितने टाइप्स? 5। ओके, अब आपसे कहा जाए कि जब 5 और 4 9 स्टूडेंट हैं, किसी एक को सिलेक्ट कीजिए, तो टोटल चॉइसेस आपके पास कितनी हो जाएंगी? बॉयज को सिलेक्ट करने के बेस 4 प्लस गर्ल्स को सिलेक्ट करने के बेस 5, यानी 5 + 4 9 चॉइसेस, नहीं आप 9 में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं।
क्लियर? तो एडिशन का यूज कब करेंगे? जहां बहुत सारे इवेंट्स दे रखे हो बट उसमें एक समय में कोई एक ही यूज किया जा रहा हो, तो वहां उन सबके अकर होने के वेज को ऐड कर देंगे। क्लियर? तो इसको बहुत अच्छे से क्लास को वॉच करेंगे, समझेंगे, नोट करेंगे इस पूरे वर्क के लिए। 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे। कहीं पर भी कोई भी कंसेप्ट आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो एक बार मुझे कॉल करेंगे, वापस एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू बेटा।